सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज आपको डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल वाली सेटिंग दिखाएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के बाद इजराइल के साथ की है। आज सत्ता में ये समझेंगे कि ट्रंप असल में नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं। आज आप उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण वाले बाबा का रेट कार्ड भी देखिएगा जिसकी करोड़ों की कोठियों पर आज सरकारी बुलडोजर चला है। बाबा जलालुद्दीन ने अलग अलग जातियों की लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराने की कीमत भी तय की थी, वो देखिएगा। एक बड़ी खबर बिहार से है जहां चुनावी मौसम से पहले वादों और घोषणाओं की बारिश शुरू हो गई है। नीतीश सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस पर तेजस्वी ने नीतीश पर कॉपी पेस्ट वाला आरोप लगाया है। बिहार की पुलिस ने आज गोपाल खेमका मर्डर केस में भी बड़ी जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी अशोक साव ही गोपाल खेमका की हत्या का मास्टरमाइंड है जिसने 4 लाख रुपए में मर्डर की सुपारी दी। इस केस में अब तक पुलिस ने 3 गिरफ्तारियां की हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जंग बढ़ती जा रही है। आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कारोबारियों की रैली के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। सत्ता में आज एक चिंताजनक खबर शेयर बाजार के लिए उन निवेशकों के लिए है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सेबी ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले वित्त वर्ष में 10 में से 9 निवेशकों को F&O ट्रेडिंग में भारी नुकसान हुआ है। इस पर आज हमने सत्ता का एक रिमाइंडर तैयार किया है। और आज एक वीडियो कुंजी मौत की उस बाढ़ पर जिसने अमेरिका के टेक्सास में 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली है। टेक्सास में ग्वाडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ से 40 से ज्यादा लोग लापता भी हैं, लेकिन जान माल का जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें दर्दनाक हैं। शो की शुरुआत हम सत्ता के शॉकिंग वीडियो से करने वाले हैं। इस वीडियो में खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाले अमेरिका के गणतंत्र है। वैसे पहली नजर में आपको ये कोई वीडियो गेम या फिल्म की शूटिंग लग सकती है, लेकिन ये रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ शूटिंग है जो अमेरिका का न्यू नॉर्मल है। ये वीडियो अमेरिका के फिलाडेल्फिया का है जहां कल रात एक क्लब के बाहर कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद वहां जो हुआ उसमें हर आवाज दब गई। सिर्फ गोलियों की गूंज और वहां मौजूद लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कैसे सड़क के दोनों ओर कुछ लड़के हाथ में पिस्टल लेकर एक दूसरे पर जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर गिरे हुए हैं। गोलियां उनके ऊपर से गुजर रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस गोलीकांड में 3 लोगों की मौत हुई है जबकि 15 से 24 साल के उम्र के ही लोग यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस इसे गैंग वॉर के एंगल से देख रही है, लेकिन उस एंगल पर अमेरिका फिर पर्दा डालने में लगा हुआ है जो गन कल्चर से जुड़ा हुआ भी है। सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बताकर, खुद को अहिंसा का चैंपियन बताकर दुनिया में घूम घूम कर नोबेल मांग रहे हैं और उनके खुद के देश में गन कल्चर की वजह से हर रोज अशांति के नए नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं। शायद आपको ये पता ना हो, जैसे भारत में आप किसी टॉय शॉप में जाकर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकते हैं, जनरल स्टोर पर जाकर ग्रोसरी खरीद सकते हैं। अमेरिका में बंदूकें उतनी ही आसानी से दुकानों पर मिल जाती हैं क्योंकि वहां बंदूक खरीदने के लिए किसी भी शख्स को सिर्फ 3 शर्तें पूरी करनी हैं। पहली, बंदूक खरीदने वाले की उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, उस व्यक्ति का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सोचिए, आज की तारीख में अगर आप कोई सिम कार्ड भी लेने जाते हैं तो इससे ज्यादा जानकारी और डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लेकिन अमेरिका में बंदूक खरीदना चीनी और आटा खरीदने जैसा ही आसान है। सच यही है कि जिस देश में 100 लोगों पर बंदूकों की संख्या 120 से भी ज्यादा हो, उस देश का यही हश्र होगा। और ये वीडियो दुनिया भर को टैरिफ की गोलियां मार रहे ट्रंप ने भी जरूर देखा होगा, जिनके खुद के देश में शूटिंग युद्ध चल रहा है और वो बड़े बड़े युद्ध रुकवाने का दावा करके खुद को शांति का मसीहा बताने पर तुले हुए हैं। सत्ता में अब बात करते हैं यूपी के छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की।
जिसे हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो इस वक्त जेल में है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि आज सुबह छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की कोठी पर कानून का हथौड़ा किस तरह चला। यूपी के बलरामपुर में 40 कमरों वाली आलीशान कोठी को कैसे 5 बुलडोजरों ने मिट्टी में मिला दिया, ये आप देखिए। आज सुबह 10:50 पर प्रशासन की टीम बाबा की कोठी पर पहुंची। डीएम की निगरानी में ताला तोड़कर अधिकारी कोठी के अंदर गए। एक एक कमरे की तलाशी ली गई। उसके बाद 3 करोड़ की कोठी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान 5 थानों के इंचार्ज के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। आज छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की धर्मांतरण वाली हरकत की पूरी कुंडली आपके सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि कैसे यूपी के बलरामपुर में वर्षों से धर्मांतरण का जिहादी खेल चल रहा था। बाबा के साथ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बाबा की महिला मित्र नसरीन की है। ये बताया जा रहा है कि ये कोठी नसरीन के नाम पर ही है। बाबा ने नसरीन का धर्मांतरण करवाया था। नीतू से इसे नसरीन बनाया था। इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। आपको ये बता दें कि शनिवार को एटीएस ने 50,000 रुपए के इनामी छांगुर बाबा को नसरीन के साथ लखनऊ से गिरफ्तार किया था। सिर्फ 5 पॉइंट में आपको ये बताते हैं कि कैसे छांगुर बाबा अपने गैंग के साथ धर्मांतरण कराता था। एटीएस का दावा है कि छांगुर बाबा बलरामपुर की कोठी में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। लालच लेकर किस तरह से हिंदू और सिख लड़कियों का धर्मांतरण कराता था। धर्मांतरण कराने वालों को जाति के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। सत्ता में आपको बाबा का रेट कार्ड भी आइए हम बताने वाले हैं। छांगुर बाबा और इसके गैंग के 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की जानकारी सामने आई है। छांगुर बाबा ने 10 साल में 40 बार इस्लामिक देशों का दौरा किया था। यह भी धर्मांतरण वाले खेल का ही हिस्सा था। पुलिस का कहना है कि यह अवैध कोठी थी। 3 बार अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था। 17 मई, 17 जून और कल यानी 7 जुलाई को नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का फैसला लिया। बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोज़र लगाए हुए हैं। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। बहुत ही घिनौना कृत्य है जो अपने समाज पे भी और अपने धर्म के ऊपर भी और इंसानियत के ऊपर भी जिसको कलंकित करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि जैसा अभी इनका 100 करोड़ रुपए का इस गैंग का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है, 40 देशों में इनके कॉन्टैक्ट मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वो 40 देशों में तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो अब ये संभव नहीं है कि ये बच पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौना कृत्य ये कर रहे हैं, तो इसके लिए तो इनको उम्र कैद की सजा तो इसमें है ही, और इससे बड़ी भी अगर कोई सजा हो सकती है तो वो सुनिश्चित कर देनी चाहिए। बुलडोजर एक्शन और छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण वाले खेल पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब आपको ये बताते हैं कि कैसे लखनऊ से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चल रहा था। कैसे जातियों के आधार पर इस्लाम धर्म अपनाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा था। अब तक की पूछताछ और जांच में जानकारी सामने आई है कि छांगुर बाबा के टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। जांच एजेंसियों के अनुसार छांगुर बाबा लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण करवाता था। उसके टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थीं। हर जाति की लड़कियों का रेट कार्ड फिक्स कर रखा था। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि इस्लाम अपना लो, मतलब धर्मांतरण कराया जाता था। इसी तरह पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए अलग रेट था। उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं दूसरी जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे और इस्लाम अपनाने के लिए कहा जाता था। वर्षों तक यूपी में ऐसा खेल चलता रहा। छांगुर बाबा अपने गैंग के साथ इसी तरह धर्म वाला छल करता रहा। आपको ये बता दें कि छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन शाह है। वो बलरामपुर के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। वर्ष 2010 के पहले तक वो साइकिल पर नग, अंगूठी और जादू टोने का सामान बेचा करता था। पिछले 15 वर्षों में छांगुर बाबा और उसके गिरोह ने विदेशी फंडिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। 40 से अधिक बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए मंगवाए। छांगुर बाबा ने यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और कई बंगले खरीदे। उसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला है। बाबा ने 2 साल पहले मधुपुर गांव में करीब 3 बीघे में आलीशान मकान बना लिया था। छांगुर बाबा ने खुद को सूफी संत हजरत बाबा जलालुद्दीन के रूप में प्रचारित किया और शिजरा तैयबा नाम की किताब के जरिए इस्लाम धर्म और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार किया जाता था। छांगुर बाबा और उसकी महिला सहयोगी नसरीन की कहानी भी हैरान करने वाली है। गांव वालों के अनुसार छांगुर बाबा प्रधान का चुनाव हारने के बाद मुंबई चला गया था। यहाँ पर सिंधी परिवार की नीतू उसके संपर्क में आई। कहा जा रहा है कि बाबा ने इसका धर्म परिवर्तन कराया, जिसके बाद नीतू का नाम नसरीन हो गया। छांगुर बाबा ने नसरीन, उसके पति और बेटे का भी धर्मांतरण कराकर उन्हें मुसलमान बनाया। नसरीन ने मुंबई में अपनी संपत्ति बेचकर छांगुर बाबा के साथ गांव आ गई। यहाँ पर उसने कोठी बनवाई। छांगुर बाबा इसी कोठी में रहता था। वो यहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। एटीएस के अनुसार धर्मांतरण गिरोह की साजिशें बहुत खतरनाक थी। हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर झूठे नामों से शादी का झांसा देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। अगर कोई धर्मांतरण से इनकार करता तो उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती थी। कहा यह भी जाता है कि छांगुर बाबा का रसूख बड़ा था। फिलहाल यूपी एटीएस मामले की छानबीन कर रही है और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड डाली जा रही है। सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो इस वक्त दिन रात नोबेल वाले सपने देख रहे हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करना चाहते हैं। हर बात पर डील डील कहने वाले ट्रंप अब नोबेल को लेकर भी डील करने लगे हैं। ट्रंप के नोबेल वाले सपने को पूरा करने में पाकिस्तान के बाद अब इजराइल भी लग गया है। अमेरिकी दौरे के दौरान इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। नोबेल की चाहत में ट्रंप की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वो मदद के बदले नोबेल का नॉमिनेशन मांग रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार पाना ट्रंप के दिल की पुरानी ख्वाहिश है और वो अपनी इस नोबेल वाली ख्वाहिश को बिल्कुल भी नहीं छिपाते हैं। ट्रंप लंबे वक्त से अपने बयानों और सोशल मीडिया पर खुद को नोबेल देने की मांग करते रहे हैं। वो खुद को नोबेल का असली हकदार बताते हैं। हर दूसरे दिन खुद ही की तारीफ करने लगते हैं। अपने आप को दुनिया में शांति का सुपरमैन बताने लगते हैं। ट्रंप इजराइल और अरब देशों के बीच समझौता कराने का क्रेडिट लेते हैं। मिस्र और इथियोपिया के बीच समझौते के लिए खुद को अहिंसा का चैंपियन मानते हैं। भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर तो ट्रंप 21 बार बयान दे चुके हैं और खुद सीज फायर का एक्सपर्ट बताने लगे हैं वो खुद को। ऐसे में ट्रंप को ये लगता है कि नोबेल शांति पुरस्कार पर तो उन्हीं का हक है। डोनाल्ड ट्रंप की ये नोबेल वाली ख्वाहिश सोशल मीडिया यूजर्स के लिए मीम मटेरियल बन चुकी है। ट्रंप की नोबेल चाहत को लेकर कई मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें तो अब तक नोबेल शांति पुरस्कार 4 से 5 बार मिल जाना चाहिए था। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक नोबेल ग्रेट अगेन का नारा न लगाने लगे। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप इस सम्मान के हकदार हैं? और ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स का पाकिस्तान और इजराइल से क्या रिश्ता है,
ये जरूर जान लीजिए। वैसे तो पाकिस्तान और इजराइल के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को मान्यता तक नहीं दी है, लेकिन ट्रंप को नोबेल दिलाने के लिए इन दोनों दुश्मन देशों की राय एक जैसी है, क्योंकि अब पाकिस्तान के बाद इजराइल ने भी ट्रंप का नाम 2026 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है। इसके लिए आधिकारिक रूप से अपनी सिफारिश भी भेज दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति को एक लेटर भेजा है। इससे पहले पाकिस्तान भी 20 जून को ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुका है। नोबेल नॉमिनेशन वाले ट्रंप के इस मॉडल की भी खूब चर्चा हो रही है। ट्रंप पहले मदद करते हैं और बदले में नोबेल वाला नॉमिनेशन मांग लेते हैं। एक तरफ ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव के बीच पाकिस्तान को बचाने का दावा किया, दूसरी तरफ इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान के सैन्य ठिकानों पर बम गिराए। इस एहसान के बदले में दोनों ही देशों ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया। ट्रंप ने इसके लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, लंच कराया। ठीक उसी तरह नेतन्याहू को भी व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर कराया और दोनों से नोबेल नॉमिनेशन हासिल कर लिया, जिसके लिए ट्रंप ने नेतन्याहू का धन्यवाद भी किया। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की शांति का सच जान लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या ट्रंप को वाकई नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। सच ये है कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने का वादा करने वाले ट्रंप अब तक युद्ध नहीं रुकवा पाए हैं। नोबेल पीस प्राइज राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने वाली शख्सियत को दिया जाता है, लेकिन ट्रंप तो अपने हथियार बेचकर इस युद्ध की आग को और भड़का रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन को हथियार देने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार भेजेगा। ट्रंप अपने इस फैसले का बचाव ये कहकर कर रहे हैं कि यूक्रेन को खुद का बचाव करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन ट्रंप का ये फैसला ये बताता है कि कैसे ट्रंप एक तरफ हथियारों का सौदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ शांति का दावा भी कर रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के नोबेल ड्रीम्स की चर्चा है तो दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ टेरर की। वो अलग अलग देशों को लगातार टैरिफ वाली धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने 14 देशों के खिलाफ हाई टैरिफ का ऐलान कर नए टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है। इन देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है, जिससे ये माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त ट्रेड डील हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अभी इन 14 देशों पर अपने हाई टैरिफ को लागू नहीं किया है और 1 अगस्त से नए टैरिफ को लागू करने का फैसला लिया है, जिससे ये समझा जा सकता है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप कंफ्यूजन में है और बार बार डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप की आखिर क्या मजबूरी है जो वो बार बार टैरिफ पर यू टर्न लेते हैं और टैरिफ वाली डेडलाइन को आगे बढ़ा देते हैं। दरअसल ट्रंप किसी भी कीमत पर ट्रेड डील करना चाहते हैं। ट्रंप ने चुनावी वादा किया था कि वो 90 दिनों में 90 देशों से डील करेंगे, लेकिन अब तक केवल 2 देशों से सही मायनों में डील हो पाई है। दरअसल ट्रंप को ये लगता था कि वो टैरिफ वाली धमकी से दुनिया को डरा देंगे, लेकिन अब दुनिया भर में ट्रंप की आलोचना हो रही है। इस टैरिफ वॉर के लिए अब तो उन्हें शहंशाह तक कहा जाने लगा है। आज से 37 साल पहले अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, शहंशाह। आज वही शहंशाह फिर ट्रेंडिंग है। फर्क बस इतना है कि इस बार सीन में बच्चन नहीं ट्रंप है। उन्हें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से शहंशाह वाला कटाक्ष मिला है। लूला ने कहा है कि दुनिया बदल चुकी है, इसीलिए अब विश्व को किसी शहंशाह की जरूरत नहीं है। सत्ता में अब खबरों की स्टीयरिंग को सड़क से जुड़ी खबर की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन इस खबर को देखने से पहले सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इस सड़क में इतने गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट होना तय है। ये सड़क महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक फ्लाईओवर के ऊपर बनाई गई है और इसकी क्वालिटी इतनी घटिया थी कि अपने उद्घाटन के सिर्फ 24 घंटे के बाद ये सड़क आईसीयू में पहुंच गई, यानी बुरी तरह से टूट गई और इसे बंद भी करना पड़ा। दरअसल ठाणे के पलावा इलाके में एक फ्लाईओवर बना है जिस पर बाइक या गाड़ी ना फिसले, इसके लिए बिटुमिन बिछाया गया। बिटुमिन को सेट करने के लिए तारकोल डाला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने इस सड़क को सिर्फ तारकोल दिखा दिया, डाला ही नहीं।
जिसके कारण बिटुमेन सड़क पर फैल गई और सिर्फ 24 घंटे में सड़क गड्ढा युक्त हो गई, जिसके कारण 2 बाइक सवारों का एक्सीडेंट भी हो गया। पलावा फ्लाईओवर का निर्माण डोंबिवली, कल्याण और नवी मुंबई के बीच ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार ने आसान करने के बदले लोगों को परेशान ही कर दिया। अगर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के रोल मॉडल की प्रतियोगिता हो तो ये सड़क टक्कर दे सकती है। उसकी वजह यह है कि इसके निर्माण में 6 वर्ष लगे। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, 2025 में बनकर तैयार हुई और उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर इस सड़क में इतने गड्ढे हो गए कि इसे बंद ही करना पड़ गया। अब इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस घटिया सड़क का एक वीडियो पोस्ट किया है और ये लिखा है कि ये महाराष्ट्र का पलावा फ्लाईओवर है, जिसका 4 जुलाई 2025 को उद्घाटन हुआ। 5 जुलाई 2025 की बारिश में फ्लाईओवर उखड़ गया। इसकी घटिया क्वालिटी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन उद्घाटन जीवी सरकार ने किसी की नहीं सुनी। साफ है, जहां बीजेपी सरकार वहां जमकर भ्रष्टाचार। जबकि शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि फ्लाईओवर जल्दबाजी में खोला गया, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। त्याचं लोकार्पण इथल्या स्थानिक आमदारांनी केलं। घाईघाईने केलं, ते का केलं आम्हालाही माहीत नाही, कारण या पुलाचं थोडं काम बाकी होतं। ठेकेदाराने यांना हँडओव्हर दिलेलं नाही अजून MMRDला, आणि असं असताना याने घाईघाईत याचं लोकार्पण केलं। त्यानंतर काही बाईक तिथे पडल्यावर ॲक्सिडेंट झाल्यावर त्यांनी पूल बंद केला। नंतर 4 तारखेला पलावा येथील पुलाचं आम्ही शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून तो लोकांसाठी खुला करण्यात आला। खुला केल्यानंतर थोड्याच अवधीमध्ये तिथे बघितलं असतं की काही मोटरसायकली स्लिप झाल्या। स्टोन क्रेशरचा आपण थर त्या डांबरावरती देण्यात आला। पण विरोधकांनी काय बोलायचं ते विरोधकांनी ठरवायचं असतं। आम्हाला फक्त विकासाच्या नावाने मी त्याच्यावर टीका केली की 20 किलोमीटरसाठी तुम्हाला हेलिकॉप्टर कशाला पाहिजे। त्यांना मला हेच वाटतं की पालकमंत्री कमीत कमी या पुलावरनं जरी पलावा पुलावरनं आले असतील ना, त्यांना परिस्थिती दिसली असती। कधीतरी जरा जमिनीवर या, फक्त आपल्या लाडक्या बबड्याची कामं असतील ती बघायला नका येऊ इकडे, लोकांच्या समस्या बघा। वैसे मौजूदा स्थिति यह है कि उद्घाटन के 4 दिन बाद इस फ्लाईओवर को एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ कुछ मजदूर काम पर लगे हुए हैं, वो सड़क के गड्ढों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क को चलने लायक बनाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुल की गुणवत्ता, खर्च और जल्दबाजी में उद्घाटन जैसे मुद्दों पर विवाद और राजनीतिक झड़पें बढ़ती जा रही हैं। इन सब के बीच खास बात यह है कि इस खबर पर सड़क के दोनों तरफ शिवसेना शिंदे गुट का चुनाव निशान, तीर और धनुष वाला झंडा लहरा रहा है। यानी उद्घाटन के दिन क्रेडिट लेने के लिए राजनीतिक मंच सजा होगा, उसकी तस्दीक भी हो रही है। दरअसल भारत में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार एक आम बात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सड़क निर्माण में 20 से 40% लागत बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह है रिश्वत, घटिया सामान और अनियमितता। अगर सड़कों की क्वालिटी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 139 देशों में भारत की सड़कों की क्वालिटी 91 नंबर पर है, यानी बहुत खराब है। CAG रिपोर्ट 2018 में तो ये कहा गया था कि 700 करोड़ की लागत में बनी 500 से अधिक सड़कें कभी बनी ही नहीं। सिर्फ पेपर वर्क हुआ और कई जगह पर एक ही सड़क का बिल 2 बार बनाया गया। तो आप समझ लीजिए कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की स्थिति है क्या। अब बिहार की राजनीतिक खबरों की तरफ चलते हैं, जहां नीतीश सरकार ने आज एक ऐसा ऐलान किया कि उनके समर्थक इसे गेम चेंजर बता रहे हैं, जबकि विरोधी ये कह रहे हैं कि उनके आइडिया को नीतीश कुमार कॉपी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बिहार की स्थानीय महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उसमें मूल निवासी महिलाओं को ये आरक्षण मिलेगा। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बिहार युवा आयोग के गठन का फैसला लिया और आज कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार के ऐलान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार अब उनके वादों को कॉपी कर रही है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब बिहार में राजनीतिक बयानों में बहुत तेजी दिख रही है। हर दल अपने दलीय प्रतिबद्धता के हिसाब से बयान दे रहा है।
बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट के सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत मैं भी इस डोमिसाइल नीति को पास करने का हिस्सा बना, इसके लिए मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। महिला सशक्तिकरण के मामले में एक नया आयाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वह राजनीतिक सिद्धांत कि समाज के सारे तबके की महिलाएं पिछड़ी हैं, बिहारी महिलाओं को 35% आरक्षण देकर पंचायती राज में आरक्षण से लेकर आज यहाँ तक बढ़ना महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। बिहार में जब ऐसा फैसला लिया गया है तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां बहुत सुरक्षित हो गई हैं और हम लोग जो है आज स्वाभिमान के साथ जो जीते थे तो उसमें और बढ़ोतरी हुई है। नारी सशक्तिकरण का ये एक और कदम आगे बढ़ा है। 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरी में। आज उन्होंने बिहार राज्य की सभी महिलाओं के भविष्य को, उनके बच्चे बच्चियों को सुरक्षित किया है। स्वरूप का इक्का तो जरूर साबित होगा, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये मांग लंबे समय से बिहारी युवाओं की रही। इस मांग को लेकर मैंने भी लंबे समय से बिहार सरकार से आग्रह किया था। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को तेल मिलता रहेगा। 31 अक्टूबर तक फ्यूल बैन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 1 नवंबर से लागू होगी एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर यह पाबंदी। 1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों को तेल नहीं मिलेगा। CAQM की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है और इससे दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ गाड़ियां, जिनमें डीजल गाड़ियां जो 10 साल से पुरानी थी और पेट्रोल गाड़ियां जो 15 साल से पुरानी हो गई थी, उनको तेल मिलना बंद हो गया था। इसको लेकर दिल्ली में तमाम लोगों ने विरोध किया और लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद अब ये नया फैसला आया है जिसमें कहा गया कि पुराने वाहनों को अब 31 अक्टूबर तक तेल मिलता रहेगा। 1 नवंबर से अब ये लागू होगा। कोई गाड़ी सड़क पर चलेगी या नहीं, किसी गाड़ी की उम्र को खत्म मान लिया जाएगा या नहीं, आखिर ये तय कैसे होगा? सारा विवाद इसी बात पर है। एंड ऑफ लाइफ का अर्थ है गाड़ी फिट नहीं है। फिटनेस का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गाड़ी 10 साल पुरानी हो और वो सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली हो, जबकि कोई दूसरी गाड़ी 4 साल में ही 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हो। सत्ता में अब आपको भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति वाला शुभ समाचार बताते हैं। 2035 तक समुद्र में इंडियन नेवी की सत्ता बहुत मजबूत हो सकती है, क्योंकि भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। केंद्र सरकार जल्द ही इसकी को मंजूरी दे सकती है। इन 17 नए युद्धपोतों के मिलने के बाद पुराने युद्धपोतों को बदला जाएगा। भारतीय नौसेना की ये तैयारी चीन की PLA नेवी को काउंटर करने के लिए बहुत अहम होगी। चीनी नेवी के पास इस वक्त 355 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, वहीं भारतीय नौसेना के पास 130 से ज्यादा जहाज और पनडुब्बियां हैं। इसी को देखते हुए 7 अगली पीढ़ी के फ्रिगेट और 2 मल्टीपर्पज पोत बनाने का प्रस्ताव जल्द ही सामने आएगा। यानी आने वाले वक्त में भारतीय नौसेना की ताकत का कोई जवाब नहीं होगा। एक तरफ भारतीय नौसेना अपनी शक्ति बढ़ा रही है, वहीं पाकिस्तान की नौसेना का हाल बहुत खराब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के पास कई युद्धपोत हैं जो खराब हैं। मरम्मत के लिए इन्हें डॉकयार्ड में खड़ा किया गया है। जानकारी यह है कि पाकिस्तान की ज्यादातर पनडुब्बियां भी खराब हैं। हालत यह है कि इसकी वजह से पाकिस्तान की नेवी को अपने युद्धाभ्यास रद्द करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इन कबाड़ हुई पनडुब्बियों के रडार, सोनार और इंफ्रारेड सिस्टम में कई गड़बड़ियां हैं और फिलहाल पाकिस्तान की सिर्फ 2 सबमरीन हैं जो ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान की नेवी ब्रिटेन से मिले 1990 के दशक के टाइप 21 फ्रिगेट का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें कई तकनीकी दिक्कतें हैं जिन्हें स्पेयर पार्ट्स की कमी की वजह से ठीक नहीं किया जा सका है। पाकिस्तानी नेवी अपने पुराने कबाड़ हथियारों से तो परेशान है ही, ऊपर से चीन भी उसे चूना लगा रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से टाइप 054A फ्रिगेट खरीदे थे, लेकिन इन चाइनीज युद्धपोतों में रडार संबंधी दिक्कत है। वहीं चीन में बने युद्धपोत के इंजन में भी गड़बड़ी है, इसीलिए इन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है और पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में मरम्मत की सही व्यवस्था नहीं है।
यानी अपने कबाड़ हथियार बेचकर चालबाज चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को ठग लिया है। भारतीय नौसेना को बदलते हुए कदमों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थितियां हैं हमारी इंडियन ओशन में, लगातार चाइनीज का प्रेजेंस, पाकिस्तानी नेवी की जो करामात आप कभी कभी देखते रहते हैं। हालांकि उनकी संदर्भ में हमारी नेवी बहुत ज्यादा बड़ी है। हम करीब करीब 130 की जो नेवी है, आज के बाद 5 सालों के बाद 250 की नेवी हम बनाना चाहते हैं। और इस हिसाब से हमें लगातार अपने शिपयार्ड्स में और जो हमारी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा कदम है उसमें हम लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे इस एरिया में और इंडियन ओशन अरेबियन सी में कोई दूसरी नेवी हमारे ताकत की नहीं है। पाकिस्तान की नेवी की बात करें तो उनके पास कुछ फ्रिगेट्स, कुछ डिस्ट्रॉयर्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। सिर्फ 5 सबमरीन है, वो चाइना से 8 सबमरीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो 4 चाइना में बन रही है और 4 पाकिस्तान में बनेगी। शायद 1-2 साल में वही ऑपरेशनल कर लेंगे। उनके एयरक्राफ्ट से जो नेवी के हैं वो बहुत कमजोर हैं, उनके पास मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बहुत कमी है। सत्ता में अब एक रिमाइंडर और चिंता कार्ड उन सभी निवेशकों के लिए जो अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में लगाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन कभी कभी जल्दी पैसे कमाने की चाहत कैसे उनकी मेहनत की कमाई छीन लेती है, वो समझिएगा। आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र होंगे जो शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे। लेकिन अब इसी F&O पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले 100 में से 91 लोगों को घाटा हुआ है। सेबी के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में F&O ट्रेडर्स के 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए डूब गए और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले 91% निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इसीलिए F&O ट्रेडिंग करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि इस राह में नुकसान ही नुकसान है। और इसके खतरे को लेकर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कई बार चिंता कार्ड दिखा चुका है। इस रिपोर्ट में कुछ और चौंकाने वाले फैक्ट भी बताए गए हैं। सेबी की रिपोर्ट के अनुसार कारोबारी साल 2025 में व्यक्तिगत निवेशकों का घाटा 41% बढ़कर 1.06 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 74,812 करोड़ रुपए था। जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रति व्यक्ति औसत नुकसान भी 86,728 रुपए से बढ़कर 1.1 लाख रुपए हो गया। और 4 साल में F&O ट्रेडिंग करने वालों के करीब 3 लाख रुपए डूब चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग वाले रिस्क को समझ क्यों नहीं रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? अब आपको इस पर एक आइए रील दिखाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE दोनों ने अपना वार्निंग दे दी अपनी वेबसाइट पे कि आप NF के ये जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग है उसमें 90 से 95% लोगों को नुकसान जाता है, सिर्फ 5% लोग ही कमाते हैं। लेकिन वो जो फास्ट मनी की जो लालसा होती है इसके लोग उसमें जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो आजकल F&O करते हैं वो हमारा यंग जनरेशन है, जो अभी अभी निवेश का जिन्होंने सीखे हैं, जो अभी अभी ये फील्ड में आए हैं, वो ये फील्ड में करते हैं और इसलिए उनका अनुभव नहीं है, इसलिए वो नुकसान करते हैं। वेल्थ बनाने का सबसे बढ़िया जो कोई स्थान है तो भारत है। तो आप भारत में इन्वेस्ट करो, अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन जो लालसा है कि मैं एक ही रात में कमा लूँ, 2 ही रात में कमा लूँ, तो वो लोग 95% गवा देते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका से आई सैलाब की दिल दहला देने वाली तस्वीरों की। इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे सुपर पावर अमेरिका सैलाब के भंवर में फंस चुका है। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश की स्थिति भयानक हो गई है।